दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया अब एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। ये कहना है जॉर्डन का। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त हम बात करेंगे उस खबर पर कि जिसमें जॉर्डन की तरफ से एक स्टैंड सामने आया है और ये कहा गया है कि इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ। और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इसराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची। और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया बन चुका है। तो इस आवाज को अब जॉर्डन ये देख रहा है कि एक बिगर रोल प्ले करते हुए देख रहा है। अब ये बात कहाँ पर की गई है? ये जॉर्डन के एम्बेसडर ने की है इंडिया में। उन्होंने ये बात की दिल्ली में, जिसमें उनका उनसे इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो एक रेजोल्यूशन हुई इससे पहले जॉर्डन की तरफ से, उसमें कुछ कंट्रीज ने एब्सटेन किया था। आप जानते हैं हमास और इसराइल पर वो रेजोल्यूशन थी और कुछ कंट्रीज ने उसकी सपोर्ट की थी, कुछ ने उसके खिलाफ वोट दिया था। इंडिया ने एब्सटेन किया था। तो जॉर्डन के एम्बेसडर की तरफ से ये कहा गया कि ये इंडिया का जो है वो इंटरनल मामला है, वो किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है या जो भी जिस तरफ भी वोट करना चाहे कर सकता है, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया दोनों तरफ रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, अब ये जो दोनों तरफ रोल प्ले करने की बात है, इसमें हमें ये नजर आता है कि हमास और इजराइल, यानी किसी से भी बात मनवानी हो, किसी को टेबल पर लाना हो, किसी से डायलॉग करना हो, जंग बंदी की बात करनी हो, तो जब पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी तो उस वक्त जिस कंट्री का नाम बार बार लिया जा रहा था और जिस प्राइम मिनिस्टर का बार बार नाम लिया जा रहा था वो नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि इस जंग को बंद करवाने, खत्म करवाने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी कहा गया था कि इंडिया का जो रिलेशन है वो रशिया के साथ भी डेकेड्स पुराने बहुत दोस्ती, और यूक्रेन के साथ भी वो अपने ताल्लुकात ऐसे रखते हैं कि उनको भी कह सकते हैं। और फिर हमने देखा कि जेलेंस्की की तरफ से बार बार इंडिया को पैगाम भेजे गए और नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने राब्ता भी किया जेलेंस्की साहब ने। और फिर दोनों के बीच जो है ये हुआ कि जनाब वो जो है वो इसके बीच में पड़े, और फिर रशिया की तरफ से भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। तो इसी तरीके से अब ये बात कही जा रही है। अच्छा, उसके ऊपर क्या स्टैंड आया? तो उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि असूली स्टैंड लिया था। और वो उन्होंने ये कहा था कि बल्कि उस जंग के दौरान बिल्कुल साफ साफ नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन साहब को ये कहा गया था कि ये जंग का दौर नहीं, ये एरा जंग का नहीं है। हालांकि इतनी दोस्ती, इतने ताल्लुकात, रशियन ऑयल भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो असूली स्टैंड है वो अपनी जगह पर। मोदी साहब फरमाते हैं, पुतिन साहब, ये इरा रशिया के लिए जो है वो जंग का नहीं है, ये इरा किसी भी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए ये जंग का नहीं, ये दौर जंग का नहीं। अब देखें ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वहां पे। दिसंबर के मंथ में, एक महीने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब लीड करेगा इंडिया, और एज ए ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको देखेंगे लीड करता हुआ। तो वो क्यों ये चाहेगा? टेक की बात करने वाला, टेक्नोलॉजी की बात करने वाला कंट्री तो कभी भी ये नहीं चाहेगा। तो उन्होंने बिल्कुल मुंह पर कह दिया पुतिन के कि जनाब आप इस तरह ना करें, ये जंग का नहीं है। तो क्या इस वक्त जो ये बात की गई है कि इंडिया स्टेइंग इन मिडल टू हैव ए रोल इन फ्यूचर ऑन बोथ साइड्स सेज जॉर्डन एनवॉय, ये बात कही गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस पे बात की। तो उन्होंने कहा टू हैव ए रोल इन द फ्यूचर ऑन बोथ साइड, कि मुस्तकबिल में ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया दोनों साइडों पर खेल सकता है। अब दोनों साइडों पर खेल सकते हैं यानी किसके लिए? अब देखिए, एक और बात उन्होंने कही कि वी अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट ईच कंट्री टेक्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और इंडिया ने जो भी डिसीजन लिया वो उनके, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन क्या जॉर्डन और अरब कंट्रीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज को भी ऐसे ही कहेंगी? कुछ कंट्री से तो उनको बड़ी शिकायतें, और वो उठा के बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये देखो इसने ये किया है, ये देखो इसने ये कर दिया, इसने हमारा साथ नहीं दिया, उसने इसराइल का साथ दे दिया, उसने हमास का साथ दे दिया। लेकिन इंडिया को वो ये नहीं कह रहे। उनके एनवाई ये कह रहे हैं इंडिया को कि भाई उनकी मर्जी है। और साथ ही वो इसलिए ये कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि इंडिया क्योंकि एक इमर्जिंग पावर है और वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि वो किसी का भी साथ देगा तो आगे चलकर
अगर क्राइसिस बहुत बढ़ जाता है तो उस वक्त कोई तो ऐसा कंट्री हो कि जो बीच बचाव करवा सके, तो वो वही कंट्री करवा सकेगा जिसकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही होगी, जिसकी न्यूट्रलिटी बरकरार रही होगी, जो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी कंट्री के साथ ऐसा स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आएगा जिसपे दूसरे को ऑब्जेक्शन हो कि ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन हालांकि जॉर्डन को दूसरे कंट्रीज पे ऑब्जेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंडिया से दब कर या उससे डर कर, या वो कह रहे हैं कि जनाब वो ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब जंगल का बादशाह अंडे या बच्चा दे, यही मतलब है ना इसका हुआ। दूसरे कंट्रीज को आप ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इंडिया को आप कह रहे हैं आपकी मर्जी है, आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये बात अपनी जगह पर सही है कि जो इंडिया है वो क्योंकि एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है, वाकई नॉन अलाइनमेंट की जो उनकी पॉलिसी है और जो उनकी न्यूट्रलिटी चलती चली आ रही है, और फिर हर एक के साथ, पूरी दुनिया के साथ ही उनके इस वक्त जो ताल्लुकात चल रहे हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बैद नहीं है कि इस सिचुएशन में अगर कोई दो चार या एक दो मुल्क हैं दुनिया में कि जो दोनों मुल्कों के साथ निगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, टेबल पर ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो इंडिया उनमें से एक बड़ा कंट्री है। इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा करवा सकता है। अब ये भी बात याद रखिए कि इंडिया ऐसा क्यों कर सकता है कि इंडिया पैलेस्टीन के खिलाफ नहीं है। इंडिया ने डेकेड्स टू डेकेड पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, उसके स्टैंड को सपोर्ट करता रहा है इंडिया। हम तो सिर्फ ये वहां से नारे उठते हैं ना, या हम देखते हैं कि मौलवियों का एक इकट्ठ हुआ है, जैसे कि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है पैलेस्टीन के हक में, फेवर में, और उन्होंने नारेबाजी वहां पर की है, और उस फॉक्स न्यूज पर उस जलसे की सारी फुटेजेस चली हैं। बनाओ, एक पाकिस्तानी पंजाबी हथियार लेके 76 साल में फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया। ये पाकिस्तान में आपको पता है कि जमात इस्लामी तो जब भी प्रोटेस्ट करती है, या वो तो फिर सबको निकाल लेते हैं, और फिर 90% जब आपके जिहादी माइंड सेट हो और फिर आपको करें, वो तो फिर एक सीटी बजाएंगे आप और वो सब निकल आएंगे आपकी सीटी। पाकिस्तान से तो इकट्ठ हो सकता है, जलसा हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, मौलवी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, इजराइल मुखालिफ नारे लग सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो एक सॉलिड स्टेप लेने की बात है और जो कंट्रीज को बिठाकर डायलॉग कर सकता है, वो इंडिया है। Right. So my question is that recently we've seen a lot of religious sentiments and religious rhetoric being used by politicians, not only to entice voters, but also to kind of attack another political party. So considering we already have a considerable amount of restrictions on the kind of discourse that we can engage in, should this not also be a restricted part of discourse, considering that, yes, we are an Islamic nation, but there are a lot of other religions in the country, and also religion is considered to be a very sensitive topic. It should not be weaponized and politicized as it is now. I mean, this one generally deserves a clap. Look, religious, as I was initially referring to my point about the identity, part of our identity crisis is that we think that we have monopolized the question of identity. And Sir, I certainly understand that, for example, your position over here, that if a state gives rights to its citizens, then there should be some responsibilities. And I'm sure we all agree we don't want the outcome which you just described in Iraq or Iran, sorry. But I feel like all of us over here do not want the outcome that we're currently seeing in Pakistan. That is when the penalties are not proportionate to the crime committed, even if calling that a crime is just going against rules and regulations. Like, for instance, you're referring to 9th May? And the outcomes of it. Be open. Why are you hesitant? Nobody is stifling you here. Come on, let me. And sir, the reason why I am not open and some of us may not be able to be Okay, open is another. Take the initiative. Let me be